पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना सम्राट को देखकर कहती है वैशाली भी इस घर की बहू है, अगर मुझे इस घर की बहू होने की मान्यता दी जा रही है तो उसे भी हक है। सोना की बात सुनकर सम्राट बौखला गया था। वह लगभग उसे धमकी देते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूंगा। सोना भी सम्राट के टोन में बोली, अगर आप वैशाली को अंदर नहीं आने दोगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। अमृत एक गहरी सांस लेकर सोना से बोला, भाभी आपको और भाई को झगड़ा होने की जरूरत नहीं है, वैशाली यही रहेगी। रचना अमृत के बात पर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है अमृत, तुम जिस लड़की को पसंद नहीं करते उसके साथ रहना चाहते हो। पीतांबर रचना के पास आकर बोला, किसी के साथ रिश्ता निभाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा से प्यार हो, प्यार धीरे धीरे हो जाता है। रचना पीतांबर की बात पर बोली, क्या सच में? सोना और सम्राट की शादी को लगभग 1 महीने हो चुके हैं, वह लोग एक दूसरे को कितना समझते हैं देख रहे हो। अभी भी झगड़ा हो रहा है दोनों में। सोना सम्राट की तरफ देखती है जो कि अपने गुस्से भरी नजरों से उसे ही देख रहा था, इसलिए वह जल्दी से अपना सिर नीचे कर लेती है। सम्राट राजीव से खुद को छुड़ाकर सोना के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। सोना सम्राट से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, लेकिन सोना डोंट ट्राई माई पेशेंस। सम्राट ने सोना की बात को बीच में काटकर कहा तो सोना अपने सर झुकाकर बोली, मैं आपको गुस्सा नहीं दिला रही, लेकिन इस तरीके से बिना किसी गलती के 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑलराइट 6 महीने का वक्त देता हूं मैं, अगर ये लड़की हमारे घर के कायदे कानून और अपनी लैंग्वेज थोड़ी बदल लेती है तो इस घर में रह सकती है अमृत की पत्नी बनकर, वरना पतली गली लेकर यहाँ से निकल सकती है क्योंकि एंट्रेंस का दरवाजा हमेशा खुला है। वैशाली सम्राट की बात पर जल्दी से बोली, हमारे लैंग्वेज को क्या हुआ है? सम्राट घुरकर सोना की तरफ देखने के बाद वैशाली को कुछ कहने लगता है कि सोना ने जल्दी से बीच में कहा, हाँ मैं उसे बता दूंगी, प्लीज आप गुस्सा मत करो। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैं कमरे में हूं, तुम जरा आना। सोना डरी हुई नजरों से सम्राट की तरफ देखने लगती है क्योंकि सम्राट ने काफी अजीब टोन में कहा था। सम्राट स्टडी रूम की तरफ जाते हुए राजीव से बोला, राजीव स्टडी रूम में आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। राजीव जल्दी से सम्राट के पीछे चला जाता है। राजेंद्र सोना के पास आकर बोला, बेटा चलो अंदर चलो और नई बहू को भी अंदर आने दो। निर्जला जी राजेंद्र जी से बोली, रुकिए जरा, पूरे विधि विधान से बहू का स्वागत करेंगे। रचना गुस्से से बौखलाते हुए बोली, इस घर के सभी लोग पागल हो चुके हैं फिर सोना को देखते हुए, और तुम, जब से तुमने इस घर में अपने कदम रखे हैं तुमने इस घर की काया पलट कर रख दी है। मैं तुम्हें लास्ट बार बॉर्न कर रही हूं, सोना सुधर जाओ तुम और बहू की तरह रहो वरना निकल सकती हो इस घर से। विप्लव थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, मॉम आप इस तरीके से भाभी को कैसे डांट सकती हो? रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, अपना मुंह बंद करके रखो, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोला करते। शोभित रचना की तरफ देखते हुए बोला, मॉम इस तरीके से क्लास और स्टैंडर्ड की बात करना आपको शोभा नहीं देता। रचना सब लोगों को घूरते हुए बोली, मैं इस घर में किसी भी तरीके का बदलाव बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखना इस बात को। इतना कहकर रचना गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। विप्लव मुंह बनाकर वैशाली के पास आकर बोला, सबको इग्नोर करो भाभी, हम सब हैं ना आपके साथ। वैशाली विप्लव की बात पर बोली, हम दोनों एक उम्र के हैं इसलिए मुझे आप नहीं तुम कहो। तभी निर्जला जी किचन से आरती की थाली लेकर आ जाती है और उसके पीछे एक में रलते की थाली लेकर आ जाती है। सोना अमृत से जाकर बोली, भैया आप भी साथ खड़े हो जाए। अमृत बिना किसी भाव के जाकर वैशाली के बगल में एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता है। निर्जला उन दोनों की आरती करती है। तिलक लगाने के बाद कलश गिराकर वैशाली को आलते में पैर रखते हुए अंदर आने के लिए कहते हैं। वैशाली जैसा निर्जला जी कहती है वैसा ही करती है और मंदिर में अमृत और वैशाली को ले जाकर पूजा करवाया जाता है और सोना वैशाली को अपने कमरे में ले जाती है। अमृत को शोभित अपने साथ ले जाता है और उसके साथ साथ विराट और विप्लव भी। इधर सम्राट का स्टडी रूम सम्राट राजीव को बड़ी सीरियस लुक के साथ देख रहा था और राजीव उसके सामने कुछ पेपर्स रखते हुए कहता है, काव्या के बारे में कुछ पता नहीं चला लेकिन मिताली पुलिस स्टेशन में है। सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इसलिए मुझे डेविड इतना पसंद है, वह जो कहता है वह करके रहता है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है सम्राट, क्योंकि वैभव कपूर जेल से रिहा हो चुका है, उसके बाप ने उसे छुड़ा लिया है। राजीव ने अपनी बात रखते हुए कहा। सम्राट राजीव की बात पर बोला, तो क्या हो गया? आर यू किडिंग मी? तो क्या हो गया? तुम्हें पता भी है वैभव कपूर का जेल से निकलना मतलब तुम्हारे लिए खतरा, क्योंकि तुमने उनसे दुश्मनी कर ली है, राजीव सम्राट को समझाते हुए कहा। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, दुश्मनी कर ली है का क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त घर में घुसा रहूं ताकि वैभव को मुझे टारगेट करने का मौका ना मिले?
मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। राजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, आई नो सम्राट, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, लेकिन तुम यह नहीं भूल सकते कि अब तुम्हारे साथ कोई और भी जुड़ी हुई है। अगर तुम बिना सोचे समझे कुछ करते हो तो सोना को दिक्कत हो सकती है। सम्राट रिलैक्स मूड में बोला, सोना घर से बाहर नहीं जाती, इसलिए आई डोंट थिंक कि उसकी जान को कोई खतरा होगा और मैं उसे एक बार और समझा दूंगा। राजीव अपना सिर हिलाते हुए सम्राट से बोला, वैसे अभी नीचे सोना ने जो कुछ भी कहा और किया उसके लिए गुस्सा मत होना। सम्राट अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तुम उसका साथ दे रहे हो? उस औरत ने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसने कहा शी विल लीव मी, और तुम चाहते हो मैं उसे बिना पनिश कर छोड़ दूं। राजीव सम्राट को समझाते हुए बोला, वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम उसे पनिशमेंट दोगे? सम्राट राजीव को उंगली दिखाते हुए बोला, लिसन डोंट इंटरप्ट ऑन माय वर्क, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजीव सम्राट के हाथ को नीचे करते हुए बोला, ओके ओके, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये काशिश मित्तल कुछ अजीब नहीं लगता? सम्राट ने मुंह बनाते हुए बोला, नाम थोड़ा अजीब है। कशिश लड़कियों का नाम होता है, लेकिन यह आदमी लड़कियों का नाम क्यों यूज करता है? राजीव सम्राट को घूरते हुए बोला, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने कहा कि उस आदमी का नेचर कुछ अजीब नहीं लगता और तुम उसके नाम पर उंगली उठा रहे हो। सम्राट चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मिताली के अपार्टमेंट में रेड मरवाओ और जितने भी इलीगल चीज होनी चाहिए वह सब उसके अपार्टमेंट में मिलनी चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो। राजीव सम्राट की बात पर अपना सिर हिलता है और दोनों स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ अमृत का कमरा। अमृत चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और विप्लव बड़े एक्साइटमेंट में अमृत को देख रहा था। विराट विप्लव को इग्नोर करके अमृत से कहा, ब्रो डोंट बी नर्वस। अमृत विराट के बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, वाई एम आई गेटिंग नर्वस एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन ओनली 6 मंथ, फिर भी अगर वह गुंडी सुधरी नहीं तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। विप्लव अमृत की बात पर बोला, ब्रो आपकी शादी भाभी के लैंग्वेज में बोले तो इतनी रापचिक है कि आप तो क्या कोई भी नहीं भूलेगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, वापी माइंड योर लैंग्वेज, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शोभित की नाराजगी भरी आवाज पर विप्लव अपना सर झुकाकर बोला, सॉरी ब्रो बट भाभी। अमृत विप्लव की बात को बीच में काटकर बोला, शट अप, अब कोई भी उस गुंडी का नाम यहां पर नहीं लगा, अगर लेना है तो यहां से निकल सकते हो। राजीव अंदर आते हुए बोला, आज तो तुम दोनों का वेडिंग नाइट है, कैसे करोगे? अमृत राजीव को अपनी जानलेवा नजरों से घूरते हुए बोला, अगर तुमने एक भी बकवास और की देन आई विल ब्रेक योर टीथ। विप्लव अमृत की बात पर बोला, तो क्या आप अपना वेडिंग नाइट कहते कहते चुप हो जाता है, क्योंकि दरवाजे पर सम्राट खड़ा उसे घूर रहा था। सम्राट अंदर आते हुए विप्लव से कहा, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वेडिंग नाइट के लिए, क्या तुम्हें भी शादी करनी है? सम्राट की गुस्से भरी आवाज पर विप्लव दांत दिखाते हुए बोला, भाई मैं अभी सिर्फ 21 साल का हूं, इतनी जल्दी शादी करके मरना थोड़ी ना है मुझे। वेल रिया का कॉल आ रहा है, आए गो। इतना कहकर विप्लव सोफे से उठकर जाने लगता है। सम्राट विप्लव को जाता हुआ देखकर बीच में बोला, ओम क्लब में क्या हुआ था? विप्लव थूक निगलते हुए बोला, नोट माय फॉल्ट ब्रो, वह लड़की खुद आकर मुझसे टकराई थी और बात आगे बढ़ गई। सम्राट विराट की तरफ देखते हुए बोला, और तुम भी तो थे इसके साथ, तो तुम्हारे रहते हुए झगड़ा कैसे हुआ? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? विराट ने डरते हुए कहा, इट्स नॉट माय फॉल्ट ब्रो, मैं तो रोक रहा था लेकिन रिया ने उस लड़के को मारा, लेकिन बात बहुत जल्दी ही संभल गई थी। सम्राट विराट और विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को ओबरॉय टाइटल को अपने फायदे के लिए यूज नहीं करना है। क्या तुम्हें नहीं पता क्लब में हुए झगड़े की वीडियो अगर मीडिया में आ जाती तो पता है हमारी रेपुटेशन को कितना नुकसान होगा? विप्लव सम्राट के बात पर बोला, ऐसे भी रेपुटेशन का क्या फायदा ब्रो जिसे हम। शोभित विप्लव की बात को बीच में काटते हुए बोला, विप्लव अभी तुम छोटे हो, जब मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड में उतरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मीडिया का प्रेशर क्या होता है, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो तुम। विप्लव शोभित को जीभ दिखाते हुए बोला, ऐसी चीजें मैं नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मीडिया का झंझट झेलना पड़े। सम्राट विप्लव और विराट से बोला, तुम दोनों यहां से जाओ, मुझे अमृत से कुछ बात करनी है। विराट चुपचाप जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन विप्लव सम्राट से कहता है, हम दोनों ही क्यों जाए? राजीव भाई और शोभित भाई भी तो जा सकते हैं ना हमारे साथ। सम्राट घूरकर विप्लव की तरफ देखता है तो विप्लव मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जा रहा हूं, फिर धीरे से बोल बागड़ बिल्ला। इतना कहकर विप्लव विराट के साथ कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। सम्राट अमृत के पास आकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि शोभित सम्राट को रोककर थोड़ी तेज आवाज में बोला, विप्लव अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हारी पॉकेट मनी मैं बंद करवा दूंगा। विप्लव जो कान लगाकर दरवाजे पर खड़ा था शोभित की धमकी पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने नहीं सुना, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वह वहां से भाग जाता है। राजीव हंसते हुए बोला, सच में ये बंदर ही है? शोभित राजीव की बात पर बोला, ये बंदर नहीं मेरा भाई है।
राजीव मुंह बनाता है। सम्राट अमृत से बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है, तुम्हें पता है इस सिचुएशन में क्या करना है। अमृत कटाक्ष भरी आवाज में बोला, जबरदस्ती करनी चाहिए और उसे बेइज्जत करना चाहिए, है ना। सम्राट अपने मुट्ठी कसते हुए अमृत से कहा, अमृत हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, तुम मुझे समझते हो। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं तुम्हें और मेरा दिल इतना घटिया नहीं है। हाँ मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। राजीव अमृत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वह बीती बातें थी, सोना ने सम्राट को दूसरा मौका दिया है। अमृत ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, कितना बड़ा दिल है ना उस लड़की का। इतनी बेइज्जती, इतना दर्द सहने के बावजूद उस इंसान को खुश रखने लगती है जो उसे हर वक्त तकलीफ देता है। सम्राट अमृत पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे बार बार कोसना बंद करो, जो कुछ भी हुआ था गुस्से में हुआ था। होश में रहकर मैंने कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अमृत ने सम्राट को घूरते हुए कहा, आर यू सीरियस? क्या जो तुम नीचे कर रहे थे सबके सामने उसे हट करना नहीं कहते? मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी की रात ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। राजीव उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बीती बातों को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो। अमृत ने एक गहरी सांस लेकर राजीव से कहा, तुम बताओ राजीव, जो लड़की अपने भाई की जिंदगी के लिए एक अनजान इंसान से शादी कर सकती है तो सोचो वह अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, मेरी बीवी है वह और यह हम दोनों के बीच की बात है, तुम कोई नहीं हो बीच में आने वाले। अमृत भी सम्राट की आंखों में देखते हुए बोला, उसने मुझे भैया कहा है तो सोच लो तुमसे ज्यादा हक है मेरा उस पर। वॉर्न कर रहा हूं सम्राट, सोना को चोट पहुंचाने के बारे में मत सोचना। सम्राट अमृत के बात पर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कैसा हूं, मैं जिसकी केयर करता हूं सारा गुस्सा भी इस पर ही उतारता हूं, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई एंगर ताकि मैं उसे हट ना करूं। अमृत ने रिलैक्स मूड में कहा, दैट्स बेटर फॉर यू। राजीव उन दोनों को घूरते हुए बोला, थोड़ी तो शर्म करो, सगे भाई हो तुम दोनों और यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। शोभित ने राजीव से कहा, वेल डिनर करते हुए जाना, मैं तो चला फ्रेश होने, कहकर शोभित वहां से चला जाता है। राजीव सम्राट से कहा, जाकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, आज मुझे सोना के हाथों का बना खाना खाने को मिलेगा। सम्राट राजीव के एक्साइटमेंट पर केरोसिन डालते हुए बोला, उसका हाथ जल गया है, वह खाना नहीं बना सकती। अमृत सम्राट की बात पर बोला, असम में कुछ हुआ था। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, शीतल की वही दिक्कत, कितनी बार रिजेक्ट कर चुका हूं उसे फिर भी। अमृत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ओ शिट, खुशहाली को जब मेरी शादी के बारे में पता चलेगा तब वह क्या करेगी पता नहीं। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, अब यह मत कहना कि तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, 6 महीने पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था ना। अमृत नजर चुराते हुए बोला, हम दोनों की बातें फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन वह अभी भी मेरे लिए उतना ही पॉजिटिव है। सम्राट राजीव को घूरते हुए बोला, अब तुम यह मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है। राजीव अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने ही तो इन दोनों की बात चलाई थी। सम्राट अमृत को समझाते हुए बोला, वेल मेरे तो गुस्से के भरोसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती थी, लेकिन तेरी बीवी की गुस्से की वजह से तेरा ब्रेकअप जरूर होगा, प्रॉफिट है तेरे लिए। अमृत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह गुंडी सब कुछ संभाल लेगी जब उसे पता चलेगा इस बारे में। सम्राट अमृत के कंधे को थपथपाकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं। इतना कहकर सम्राट कमरे से बाहर चला जाता है और राजीव भी उसके पीछे चला जाता है। सम्राट का कमरा विप्लव अमृत के कमरे से निकलकर सम्राट के कमरे में आ गया था। बड़े प्यार से वैशाली और सोना की बातें सुन रहा था। विप्लव सोना की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मैंने सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आप मेरे लिए क्या बनाओगी? सोना पट्टियों से बंधा हाथ आगे करते हुए बोली, अभी फिलहाल कुछ नहीं बना सकती, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ ठीक होगा मैं आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। विप्लव सोना के हाथ को देखते हुए बोला, आपको यह चोट कैसे लगी? विप्लव के सवाल पर उसे असम में शीतल का नेचर याद आ जाता है, लेकिन वह अपने ख्यालों को झटकते हुए फिर विप्लव से बोली, खाना बनाते हुए हल्का सा जल गया था। विप्लव सोना के हाथ को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद विप्लव वैशाली की तरफ देखता है जिसकी आंखों में नींद भरा हुआ था और बार बार उबासी ले रही थी। विप्लव वैशाली को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे वैशाली भाभी। वैशाली उसके बात को बीच में काटकर बोली, भाभी नहीं सिर्फ वैशाली कहो, हम तुम्हारे उम्र के हैं भाई। विप्लव एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑलराइट वैशाली, तुम्हें खाना बनाना आता है? वैशाली अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन खाना बहुत अच्छे से खाना आता है हमको। सोना वैशाली के जवाब पर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे कल तुम्हारी पहली रसोई है, कैसे करोगी तुम? वैशाली चमकती आंखों से देखते हुए बोली, हमरा मर्द है ना, वह बनाएगा।
बहुत सड़ा बनता है, ना देखते हैं इसकी शान पट्टी। बहुत एटीट्यूड मारता है, ना उसकी सारी एटीट्यूड। अगर हमने कढ़िया में डालकर गर्म न कर दिया तो हमारा नाम भी वैशाली मिश्रा नहीं। सोना और विप्लव वैशाली की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, तभी दरवाजे पर खड़ा सम्राट वैशाली की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, यू सीरियस? पहले तुम यहाँ 6 महीने टिक तो जाओ, उसके बाद मेरे भाई के एटीट्यूड को तोड़ने की बात करना। सम्राट की आवाज सुनकर तीनों उसकी तरफ देखते हैं। वैशाली अपने सिर को ढकते हुए बोली, अरे जेठ जी, आपको किसी ने समझाया नहीं है क्या? इस तरीके से उल्लू की तरह लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो उसको चूहा कहते हैं। सम्राट अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम निकलो यहाँ से, और सबसे जरूरी बात, मेरी बीवी से दूर रहना। वैशाली अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, ई देखो, आपको तो ऐसन लगत है जैसे हम यही बिस्तर बिछाकर सोने वाले हैं। डोंट वरी, हम आपकी बीवी को नहीं छीनेंगे। अच्छा, गुड नाइट, बाय। इतना कहकर वैशाली उठकर खड़ी हो जाती है। सोना वैशाली के साथ खड़ी होते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें अमृत भैया के कमरे तक पहुंचा देती हूँ। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, नहीं विप्लव उसे ले जाएगा, तुम मेरे साथ रहो। वैशाली सोना के दूसरे हाथ को पकड़कर सम्राट से बोली, हम अपनी बड़ी दीदी के साथ जाएंगे, अगर आपको अपने छुटकू भाई की इतनी फिक्र है तो अपने साथ रखो। सोना सम्राट की तरफ देखने लगती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वह लगभग वैशाली के ऊपर फटने वाला था। सोना विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, विप्लव तुम जाकर वैशाली को अमृत भाई के कमरे तक छोड़ दो। वैशाली सम्राट को घूरकर बोली, अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन कल सुबह जरूर आएंगे। इतना कहकर वैशाली विप्लव के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट दरवाजा अंदर से बंद करके सोना के सामने आकर गुस्से से कहा, तुम उस इडियट लड़की को यहाँ रखना चाहती हो? देख रही हो तुम कैसी बातें कर रही है वह। सोना अपना सर झुकाकर धीरे से बोली, आप भी तो वैसे ही बातें करते हो। सम्राट सोना के चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं उस इडियट की तरह बातें कर रहा हूँ सीरियसली? मेरी बातों में एक मैनर्स छिपा होता है, लेकिन उसकी बातों में एक टिपोरीपन। आई डोंट नो मेरा भाई कैसे रहेगा उसके साथ। सोना सम्राट के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, लिसन टू मी विथ योर ईयर ओपन, मेरा तुम पर पहला हक है, मेरे अलावा तुम किसी और की बात नहीं सुनोगी, तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो करोगी। सोना मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं आपकी कोई गुलाम हूं जो अपने मास्टर के अलावा बाकी सब की बातें इग्नोर करता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। सम्राट ने गुस्से से कहा, पति हूं मैं तुम्हारा, और वॉट यू मीन की गुलाम? मैंने ऐसा कोई शब्द तुम्हारे लिए यूज नहीं किया। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूं। सोना सम्राट के चेहरे को अपने हाथों में भरकर धीरे से उसके होठों को किस कर लेती है। सम्राट शॉक्ड होकर सोना की तरफ देखने लगता है और उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सोना धीरे से सम्राट के सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, शांत हो जाए, इतना गुस्सा लेकर क्या करेंगे आप? गुस्सा इंसान को जानवर बना देता है, प्लीज शांत हो जाए। सम्राट बुद्ध बना खड़ा हुआ था, अचानक उसे अपने लोअर रीजन पर बेचैनी महसूस होने लगती है। सम्राट जल्दी से सोना को खुद से दूर करके बोला, डिनर का वक्त हो गया है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। इतना कहकर वह बाथरूम भाग जाता है। सोना कंफ्यूजन में उसे जाता हुआ देखती है और मुंह बनाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अमृत के कमरे के बाहर विप्लव और वैशाली खड़े हुए थे। वैशाली ने विप्लव को देखते हुए बोली, क्या यही सड़े हुए बैंगन का कमरा है? विप्लव अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये तुम्हारे सड़े हुए बैंगन का कमरा है, जो कि अब तुम्हारा भी है। वैशाली विप्लव के सामने ठीक से खड़े होते हुए बोली, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? बोले तो चकाचक। विप्लव वैशाली की नजर उतारते हुए बोला, मैं इनका से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, जल्दी जाओ अब। विप्लव की बात पर वैशाली अपना सिर हिलाकर कमरे के अंदर चली जाती है। दरवाजा अंदर से बंद कर अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाती है। वैशाली चारों तरफ देखते हुए बोली, यह बैंगन कहाँ चला गया? तभी अमृत बाथरूम से नहाकर टॉवल में बाहर आता है। अमृत की नजर जैसे ही वैशाली पर जाती है, वह दूसरे टॉवल से खुद को ढकते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? किसी के कमरे में जाने से पहले खटखटाया जाता है, मुंह उठाकर घूसे नहीं चले आते। वैशाली सोफे पर बैठते हुए बोली, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अपने कमरे में आने से पहले कौन खटखटाता है? तुम भी तो नहीं खटखटाते होंगे। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, यह मेरा कमरा है और इस तरीके से किसी लड़के को देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वैशाली ने हंसते हुए कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? बनारस के घाट में हमने बड़े से बड़े चिकने मुस्टंडों को नहाते हुए देखा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, छू कर देखेगा। अमृत ने चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म औरत, थोड़ी तो शर्म रखो।
मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक बदतमीज गवार इडियट लड़की हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम एक नंबर की बेशर्म भी हो। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, अरे तो शर्म के पर्दे में लिपटे सड़े हुए बैंगन, मुझे ज्यादा शर्म का लेक्चर मत दो, और वैसे भी कुछ खास नहीं है तुम्हारी बॉडी में। हम भी नहीं मर रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। इतना कहकर वैशाली अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अमृत घूरकर वैशाली की तरफ देखता है और जल्दी से क्लोजेट में चला जाता है। वैशाली दरवाजा बंद होने की आवाज पर क्लोजेट की तरफ देखती है, बिस्तर की तरफ देखती है और फिर पूरे कमरे को देखने लगती है। कुछ देर में सम्राट नॉर्मल शर्ट और लोअर में बाहर आता है। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे, लेकिन वह काफी हैंडसम लग रहा था। अमृत इधर उधर देखता है तो वैशाली कहीं नजर नहीं आती। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड बला टली। तभी एक आवाज आती है, तुम बला किसको कह रहे हो? अमृत सिर घुमाकर देखता है तो बालकनी के दरवाजे पर वैशाली खड़ी उसे ही घूर रही थी। अमृत वैशाली को इग्नोर करके कमरे से बाहर चला जाता है। वैशाली के पेट में अचानक से गुड गुड की आवाज आती है। वैशाली अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड गुड महाराज, कुछ वक्त शांत हो जाओ, फिर हम तुमको फुल कर देंगे। तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। वैशाली जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक मेड अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए खड़ी हुई थी। वह मेड अपना सिर झुकाकर वैशाली से बोली, मैम, सोना मैम ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि आपने कुछ खाया नहीं है। वैशाली जल्दी से खाने की प्लेट लेकर मेड से बोली, थैंक यू, और सोना दीदी को भी थैंक यू कहना। मेड अपना सिर हिलाकर वहां से चली जाती है और वैशाली खाना लेकर अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। खाने की प्लेट को देखते हुए कहती है, सच में यार, अम्मा के बाद पहली ऐसी लड़की मिली है जो अम्मा की तरह ख्याल रख रही है। इतना कहकर वैशाली खाने लगती है। यहाँ डाइनिंग टेबल में सम्राट बिना किसी भाव के बैठा अपना खाना खा रहा था कि निर्जला सम्राट से बोली, सम्राट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सम्राट निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोला, बोलिए। निर्जला जी धीरे से बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या सोना और वैशाली दोनों की मुंह दिखाई की रस्म हम पूरा कर सकते हैं? रचना निर्जला जी की बात पर बोली, आर यू सीरियस? दी सोना की शादी को 1 महीने हो चुके हैं। वैशाली की शादी को मानकर भी हम नहीं मान सकते और आप इन सब में मुंह दिखाई करना चाहती हो। व्हाट अ जोक? सम्राट निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक चाची इज राइट। निर्जला सम्राट की बात पर निराश हो जाती है और रचना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन सम्राट आगे कहता है, सोना का ना सही, लेकिन आप चाहे तो वैशाली की मुंह दिखाई कर सकती है। निर्जला जी सम्राट की बात पर खुश हो जाते हैं, खुशी से कहते हैं, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर पता लगाती हूँ और साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए भी मुहूर्त पूछ लूंगी। सम्राट निर्जला जी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी सोना किचन से बाहर आती है। निर्जला सोना से कहती है, सोना काम करना बंद करो बेटा, चलो आओ यहाँ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। सोना निर्जला जी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं काम नहीं कर रही थी माँ, वैशाली और उसके साथ जो लोग आए थे ना, उनके लिए खाना भिजवा रही थी। इतना कहते हुए सोना निर्जला जी की तरफ जाने लगती है। सम्राट उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वहां बैठे सब लोग हैरान हो जाते हैं। हैरानी से सम्राट की तरफ देखने लगते हैं। सोना खुद भी हैरानी से सम्राट को देख रही थी। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, मैं खिलाता हूं ना तुम्हें खाना। सोना सम्राट की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप? सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सम्राट दूसरे हाथ से सोना की कमर को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, सो व्हाट, तुम मेरी बीवी हो? राजेंद्र जी खांसते हुए बोले, मेरा डिनर हो गया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हल्का मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चले जाते हैं। निर्जला जी सम्राट सोना को देख मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की तरफ चली जाती है। रचना खुन्नस भरी नजरों से सोना को घूरते हुए कमरे की तरफ चली जाती है और पीतांबर भी चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ बच्चे रह गए थे। सोना मासूम सा चेहरा बनाकर सम्राट से बोली, प्लीज कम से कम अब तो छोड़ दीजिए। सम्राट सोना के मासूम से चेहरे को देख उसे छोड़ देता है। सोना जल्दी से उसके बगल में बैठ जाती है। सम्राट स्पून से सोना को खाना खिलाने लगता है। सम्राट बिना बाकी लोगों की तरफ देख बोला, सब अपना अपना डिनर कंप्लीट करो, अगर हो गया हो तो यहां से चलते बनो। सम्राट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सम्राट के खड़ूस वाली आवाज सुनकर सब लोग फिर से अपने डिनर पर फोकस करने लगते हैं। सम्राट सोना को पूरा खाना खिलाता है। इस बीच सोना के गल पूरी तरीके से लाल हो गया था। विप्लव सोना को देखते हुए कहा, अरे भाभी, इतना क्यों शर्मा रही हो? आप बहुत लकी है जो आपको भाई का प्यार मिल रहा है। सम्राट विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। शोभित के होठों पर हंसी आ जाती है, जबकि सोना कंफ्यूजन में सम्राट को देखने लगती है। बाकी सब लोग सम्राट की बात समझ चुके थे।
अमृत उठते हुए बोला गुड नाइट ऑल ऑफ यू। विप्लव थम्स अप करते हुए बोला ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग नाइट ब्रो। अमृत विप्लव के सिर पर मारते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर सर को सहला देता है। शोभित विप्लव से बोला वापी कल तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सोच लो आगे क्या करना है। विप्लव शोभित की बात पर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला ओह गॉड, रिजल्ट से मुझे याद आया, मुझे रिया के पास जाना होगा। विराट विप्लव को घूरते हुए बोला ओह रिया के मजनू विचारी को कम से कम कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया करो, और तुम्हारा रिजल्ट से उसे क्या लेना देना। विप्लव तुनक कर बोला ऑफ कोर्स कनेक्शन है ब्रो, हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसी स्टडी की थी। अगर उसका मुझसे 1% भी ज्यादा आया तो मैं उसे बहुत पीटूंगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो सोच लेना मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। सोना शोभित को देखते हुए बोली लेकिन इसमें इनकी क्या गलती। सम्राट सोना के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला तुम वापी नाम के कार्टून को नहीं जानती, इसलिए तुम चुप रहो। गधा है वह, एक नंबर का। पढ़ाई लिखाई में जीरो जैसे तैसे करके उसे कॉलेज तक पहुंचाया गया है। बात करते करते सबका डिनर पूरा होता है, सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। अमृत का कमरा। अमृत जब कमरे में आता है तो देखता है वैशाली अपने हाथ पैर फैलाए सोफे पर ही सो रही थी और खाने की प्लेट कॉफी टेबल पर रखी हुई थी। अमृत के कदम वैशाली की तरफ बढ़ जाते हैं। वैशाली के पास आकर अमृत बड़े गौर से उसके चेहरे को देखने के बाद उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे का खुद से बोला गुंडी सोते वक्त कितनी मासूम लगती है, उठते ही सुनामी से कम नहीं। पता नहीं कैसे तुम्हें मैं टॉलरेट करूंगा। इतना कहकर वह वैशाली को ब्लैंकेट से कवर कर अपने बिस्तर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ अमरावती के आखिरी छोर पर एक आलीशान मैंशन बना हुआ था। उसके आसपास एक दो फार्म हाउस थे लेकिन दूर दूर तक कोई घर नहीं था। उस मैंशन के हॉल में एक मंडप बनाया था और एक लड़का बिना किसी भाव के अपने दुल्हन के हाथ को मजबूती से पकड़े फेरे ले रहा था। वहां पर पंडित लगातार हवन कुंड में आहुति डालते हुए मंत्रों की जाप कर रहा था। उस लड़की की आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे लेकिन उसके आंखें बुरी तरीके से लाल और सूजी हुई थी, जैसे वह बहुत ज्यादा रोई हो। पूरे फेरे खत्म होने के बाद पंडित जी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं तो वह लड़का अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए बोला बधाई हो। पंडित जी उस लड़के से बोले यजमान आप दोनों की शादी पूर्ण हुई, आज से आप पति पत्नी हुए। उस लड़के के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है और वह दुल्हन की ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला सुना तुमने, कंग्रेचुलेशंस काव्या कशिश मित्तल। काव्या एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली ऑफ कोर्स तुम मुझे जबरदस्ती मजबूर करके शादी तो कर सकते हो, मेरे जिस्म को भी हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा वह तो हमेशा सुधांशु के लिए है। कशिश काव्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला कहीं मैं उस लड़के की लाश ना बिछा दूं, इसलिए दोबारा कभी उसका जिक्र अपनी जुबान से मत करना वरना तुम्हारे खूबसूरत होठों से कोई शब्द नहीं निकलेंगे। काव्या कशिश के हाथ को झटक कर बोली तुम्हें क्या लगता है भाई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा? एक बार वह मुझे ढूंढ ले फिर देखना क्या होगा तुम्हारा। कशिश काव्या के बालों को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब लाकर बोला उस दो कौड़ी के लड़के से शादी करने के लिए तुम अपने भाई के इज्जत को अपनी जूतों तले रौंदते हुए घर से भागी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ लग गई। काव्या अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है तो कशिश उसके बालों को और मजबूती से पकड़कर कहता है कल मेरे फैमिली वाले आ रहे हैं तो एक अच्छी बहू की तरह उन्हें अटेंड करना। अगर किसी भी तरीके की होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काव्या गुस्से भरी नजर से कशिश को घूरते हुए बोली तुम्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला जब मिलेगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अपने वेडिंग नाइट पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और बॉडीगार्ड उस पंडित को वहां से दक्षिणा के साथ रवाना कर देते हैं। कशिश काव्या को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाता है। कैसे पहुंची काव्या कशिश के पास? क्या दुश्मनी है सम्राट और कशिश की? जब पता चलेगा सम्राट को इस बारे में तब क्या होगा? क्या अमृत और वैशाली एक दूसरे के करीब आएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा।